नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो हम लोग का पार्ट 1 लेक्चर 1 होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसमें लगभग 40 प्रश्न होंगे और 40 से ऊपर ही होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। तो दोस्तों बताइए, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। आप लोग को सामने ऑप्शन है, ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान ने उद्देशिका में क्या वर्णित है। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। बताइए दोस्तों क्या वर्णित है। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ए बेरूबारी मुकदमा, बी गोलकनाथ मुकदमा, सी केशवानंद भारती मुकदमा, डी उपरोक्त किसी में से नहीं। तो बताइए सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेरूबारी मुकदमा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो बताइए दोस्तों कब भारत के गीत को जन गण मन को स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 1947 में, 1949 में, 1950 में और 1951 में। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणराज्य बना। बताइए दोस्तों भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। आप लोग को सामने ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1929। तो बताइए दोस्तों भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ। तो बताइए दोस्तों भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। 21 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था या फिर 30 जनवरी को हुआ था। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। बताइए दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों आप लोग के सामने ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, जापान और भारत। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत का जो संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिखित संविधान पूरे वर्ल्ड को दिया, पूरे विश्व को दिया। बताइए दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी रूस। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार लिखित संविधान दिया था। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो बताइए दोस्तों संविधान की जो संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। दोस्तों आप लोगों को सामने ऑप्शन है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और जापान।
तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले परिकल्पना की गई था की गई थी, उद्भव सबसे पहले वहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, संविधान की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। तो बताइए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है सबसे अधिक किस का प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है, या फिर यूएसए संविधान का प्रभाव पड़ा है, सी ब्रिटिश संविधान का प्रभाव पड़ा है, या डी यूएन चार्टर का प्रभाव पड़ा है। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा कि संविधान, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रभाव किस अधिनियम या किस संविधान, किस देश के संविधान से पड़ा है। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान का पड़ा है 1935 से। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो बताइए दोस्तों कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों के सामने ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूएसए में, या डी फिर कनाडा में। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। ठीक है दोस्तों, सही जवाब यूएसए में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। बताइए दोस्तों, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यमंडल से, राज्यों का संघ से, महासंघ से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान भारत को राज्यों का संघ से वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था। दोस्तों जो राजभाषा परिषद पटना का गठन बिहार में कब हुआ था। बताइए दोस्तों, आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या फिर 1960 ईस्वी में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। जो राजभाषा परिषद पटना का जो गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ढांचा का मॉडल, जो भारतीय संविधान का ढांचा का मॉडल है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, या रूस से लिया गया है, या फिर कनाडा से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का ढांचा का मॉडल है ये किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन से जो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है वो लिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, जो भारत का जो संविधान है उसका मुख्य प्रस्तावना क्या है। ठीक है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ऑप्शन नंबर डी विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। तो बताइए दोस्तों सही जवाब उसका क्या होगा। जो भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो बताइए दोस्तों कौन सी ऐसी अनुसूची या सिद्धांत है या अधिकार है या फिर प्रस्तावना है कि जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए आपके सामने मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी नवीं अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर सी निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। तो बताइए दोस्तों किस धर्मनिरपेक्ष भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया जाता है किससे। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना से भारत को धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष।
बताइए दोस्तों, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हैं। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मूल प्रस्तावना के भाग थे, 19वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बताइए दोस्तों, प्रस्तावना में जो उपयोग किए गए शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान के द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों जो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बताइए दोस्तों आपका ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो दोस्तों बताइए संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। ठीक। ऑप्शन नंबर बी एकल संगठित न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी एकात्मक संविधान का एकात्मक लक्षण है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, बताइए दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां पर क्या? ऑप्शन नंबर ए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों अनुपातिक पद्धति ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कथन देखिए दोस्तों, एक कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन जो है आपका, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया, और उसका कारण जो है ये दिया है कि इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रस्तुत किया। बताइए दोस्तों उसका जो कूट है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, आए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1971 और ऑप्शन नंबर डी 1973। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय बताइए कौन था? तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए देखिए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। तो बताइए दोस्तों कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन जो था आपका अंतिम अंग्रेज वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जो भारत के जब स्वतंत्र हुआ था उस समय पहले जो कानून मंत्री थे कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी आर अम्बेडकर साहब प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का हमारे देश का संवैधानिक नाम है। जो हमारे देश का संवैधानिक, जो हमारे संविधान में हमारे देश को किस नाम पर रखा, संविधान में किस नाम से बुलाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग के सामने ऑप्शन है भारत, बी भारत अर्थात इंडिया, सी हिंदुस्तान, या डी आर्यावर्त। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों सही जवाब हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया हमारे संविधान में देश का नाम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। बताइए दोस्तों जो भारत संविधान के निर्माण में जो संविधान हम लोग का बन रहा था तो कौन सा दल उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी दल, या ऑप्शन नंबर डी हिंदू महासभा। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा दल था जो संविधान बनने के टाइम में, निर्माण होने के टाइम में शामिल नहीं था। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो था वो संविधान के निर्माण में नहीं था। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि। जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। ऑप्शन नंबर बी संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इस दिन को 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस दिन को 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था। मुख्य कारण क्या था जो वेवेल योजना थी जो 1945 में आई थी। बताइए दोस्तों ये योजना का असफल होने का कारण क्या था। तो बताइए दोस्तों अब आप लोग के सामने ऑप्शन है। ए ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, जो ब्रिटिश सरकार से उसको समर्थन नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना, यानी जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी उन लोग के बीच सहमति ना होने के कारण ये असफल हुआ था। या फिर पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग अड़ा रहना, या उपयुक्त डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। दोस्तों वेवेल योजना का असफलता कारण है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति न होने के कारण ये भी योजना असफल हो गया था। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों बताइए जो कैबिनेट मिशन जो बना था इसके अधीन संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 411 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 289 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 487 सदस्य। बताइए दोस्तों कितने मेंबर थे अपने कैबिनेट मिशन प्लान में, संविधान सभा में कितने सदस्य थे बताइए दोस्तों। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389 मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान में थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वसानुगत रूप से न हो। बताइए दोस्तों अब क्या हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वसानुगत रूप से न हो। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है भारत एक सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन नंबर बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, और ऑप्शन नंबर डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, इसका
सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारत में कोई धर्म, भारत एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर दोस्तों है। दोस्तों क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान हम लोग का कैसा है? बहुत कठोर है, या सिर्फ कठोर है, या लचीला है, या फिर असंत कठोर, या असंत लचीला है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना हम लोग का ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ना कठोर है ना ज़्यादा लचीला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। जो प्रजातंत्र की जड़ें हैं वो किस तरह से नष्ट की जा सकती हैं? ए साम्यवाद से, बी आतंकवाद एवं विद्रोह से, डी भाषाओं में विविधता से, या डी भारतीय जीवन में बदलाव से? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद से प्रजातंत्र की जड़ें क्या हो जाती है? निस्तानाबूद या नष्ट की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों, जो संविधान द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 17 और ऑप्शन नंबर डी 7। बताइए दोस्तों कितनी समितियों का गठन किया गया था भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा 17 समितियों को तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, 17 समितियों को तैयार किया गया था भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है, जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, या ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी को, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों कि इन 5 में से क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? बताइए दोस्तों, संविधान निर्मात्री में सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए एम सी सीतलवाड़, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, या बी एन राव? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका बी एन राव। ठीक है दोस्तों, तो बी एन राव आपके क्या थे? संविधान निर्माती में संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है, इससे अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन थे? तो भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब यानी BR अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, सॉरी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। जो दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। दोस्तों बताइए अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री सच्चिदानंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए दोस्तों कौन था? तो दोस्तों अभी हम लोग ने पढ़ा अस्थाई, तो अस्थाई तो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अस्थाई कौन था? तो श्री सच्चिदानंद थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई सभापति या अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो बताइए दोस्तों 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद जी? बताइए कौन जो था 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे जो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान को का प्रारूप तैयार किया, वे थे ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित हैं, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित हैं। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित है। ठीक है दोस्तों, जो संविधान का प्रारूप तैयार किए थे वो विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? बताइए दोस्तों, जो धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, 1919 जो था भारत सरकार अधिनियम, ये धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रतिष्ठित की गई अलगाववादी प्रथा का विशिष्ट लक्षण था। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो बताइए दोस्तों, जो भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अधिक अल्पकालिक सिद्ध हुआ कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए दोस्तों सही जवाब उसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था ये ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आप लोग के सामने ऑप्शंस ए है भारतीय परिषद एक्ट 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद एक्ट 1892, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद एक्ट 1909, ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद एक्ट 1919। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय परिषद एक्ट 1861। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, जय हिंद।